हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अब ओनली 4 मंथ्स ही रिमेनिंग रह रहे हैं। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा आपके एग्जाम को लेकर के कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कैसे अपनी आगे की प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके सबकी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। टारगेट यूनिट्स क्या होने चाहिए, सिलेबस कैसे हमें डिवाइड करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एंड हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितनी यूनिट्स हमें टारगेट करनी चाहिए, ये सब चीजें जो है मैं आपको डिटेल में आज डिस्कस करूंगी। ये वीडियो जो है आपका प्रॉपर गाइडेंस के लिए है कि आप इस गाइडेंस के अंडर कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को, क्योंकि अब जो है हमारा एग्जाम पैटर्न जो है उसमें काफी ड्रास्टिकली चेंजेस हो रहे हैं। कैसे, जैसे कि पहले हमारे क्या होता था, हम थोड़े से यूनिट करके ही टारगेट करते ही हमारा नेट क्लियर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हमें टोटली पूरी 13 यूनिट्स जो है वो कवर करनी होती है, उसके बाद ही क्या है हमारा एग्जाम क्रैक हो पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले क्या होता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एक यूनिट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर एक यूनिट है, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है, वो 2 से 3 यूनिट्स के साथ क्या है इंटरमिक्स होकर के, या मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस बार अब ज्यादा आ रहे हैं। पिछली बार थे, उससे पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पूछे गए। तो आपको क्या है, जैसी डिमांड है एग्जाम की उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। टारगेट यूनिट्स, तो टारगेट यूनिट्स हमें कितनी रखनी चाहिए? टोटल जो हमारी यूनिट्स है लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स पब्लिक हम सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट जो है एक सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। अब यहाँ क्या है, जो हमारी 4 नंबर की उसमें क्या है, 2 यूनिट्स को एक साथ इंटरमिक्स किया गया है। एक तो इम्यूनोलॉजी, जो कि अपने आप में पूरा एक चैप्टर होता है या पूरा एक सब्जेक्ट होता है। एक है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी, एंड एक है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ क्या है, इस तरह से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हमारे टोटल जो यूनिट्स है वो हो जाएगी 14। लेकिन वैसे इसको 14 यूनिट्स में ही डिवाइड किया है। ऐसे नहीं कि 4 यूनिट के 2 पार्ट, मैं खुद से बता रही हूँ पर्सनली कि आप अगर यूनिट को देखेंगे, मैंने कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा उसका पूरा मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि कौन से सिलेबस में, सॉरी कौन सी यूनिट में कौन सी वो दे रखे है, सब्जेक्ट दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है। जैसे कि आपकी फर्स्ट यूनिट है वो बायोकेमिस्ट्री है, सेकंड सेल बायो है, थर्ड मॉलिक्यूलर बायो, फोर्थ आपकी सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। तो जो 4 यूनिट है आपकी सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, उसमें इम्यूनोलॉजी का भी पार्ट दिया हुआ है, जबकि दोनों आपस में बहुत एक अलग अलग सब्जेक्ट को रखते हैं अपने अंदर। तो यहाँ क्या है, इस तरह से आप चाहो तो 14 या यूनिट भी बोल सकते हैं, या 13 तो टोटली वहां दी हुई है। तो अब आपको टारगेट कितनी करनी चाहिए, तो यहाँ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने करेंगे। बट आपको अगर सेफ साइड रहना है तो आपको टोटल 11 to 12 यूनिट्स टारगेट करनी चाहिए। ये है आपकी सेफ साइड। सेफ साइड के लिए आपको 18 यूनिट तो टारगेट करना ही है हर हालत में, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे वो क्या है, इंटरमिक्स टाइप के आ रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे कि हमारा कोई बायोकेमिस्ट्री का कोई टॉपिक है, अब इसके अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर ये सब आता है, आपको पता होगा डीएनए की स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, डीएनए ए बी जेड, ठीक है, ये सब चीजें हमारे इसके अंदर आता है। अब लेकिन ये यूज में कहाँ आएगा? अब डीएनए जो होता है इसका रेप्लिकेशन कहाँ होता है, ये हमारे इंटरलिंक्स करेगा हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट 4, जिसको मोल बायो बोलते हैं। इस तरह से क्या है, ये आपस में कनेक्ट हो गया कि डीएनए, अब आपको यही नहीं पता होगा डीएनए क्या होता है, तो अब ये चीज आपको पता लगने के लिए कहाँ जाना है, आपको यूनिट फर्स्ट के ऊपर स्विच करना होगा कि यस डीएनए ये होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, 3 टाइप के होते हैं, किसी में किस टाइप का नैरो होता है, इस तरह की ये कॉइल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये सब चीजें क्या है आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में, तभी क्या है आप जान पाओगे कि डीएनए हमारे क्या होता है। एंड फिर उसके बाद क्या है, मॉल बायो में आ गया, इसका रेप्लिकेशन बताओ, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है, इसकी कॉपीज बनती है। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले बायोकेमिस्ट्री आना चाहिए। और कोई भी सेल हुई हमारी, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होते हैं, वो सब चीजें पढ़ने के लिए आपको क्या है सेल बायो के ऊपर जाना चाहिए।
तो इस तरह से क्या है, ये जो सारी यूनिट्स है इस तरह से इनके क्वेश्चंस जो है वो मिक्सिंग टाइप के आ रहे हैं हमारे। जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तभी आपको डीएनए के बारे में पता लगा, अब उसका इम्प्लीमेंट आपसे रेप्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। जब आपको डीएनए ही नहीं पता होगा तो आप कैसे रेप्लिकेशन के बारे में बता सकते हैं, क्या होता है डीएनए वो चीज बता सकते हैं, वो नहीं बता सकते। इस तरह से क्या है, अब जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है, जो चेंजमेंट है वो इस तरह के आ रहा है, 2 से 3 यूनिट्स को, कभी कभी 4 यूनिट्स को भी मिक्स करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। इसलिए सेफ साइड के लिए आपको 11 से 12 यूनिट्स तो आपको हर हालत में करनी ही है। अब आपको ये है कि ये यूनिट्स हम कर लेंगे, लेकिन अब हमारे पास टाइम तो 6 मंथ का ही है। अब 6 मंथ में इतने सारे यूनिट्स को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल टाइप का ही है एक तरह से। अगर किसी का बहुत जो बैकग्राउंड है या बेसिक्स बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा क्लियर है तो वो कर सकता है वो कैंडिडेट, वरना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इतने से कम टाइम में अगर हम 1 यूनिट को 15 दिन भी देंगे तो भी क्या है, हमारे इतने सारा टारगेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ फिर हमें PYQs भी करना है। ऐसे नहीं हम पढ़ पढ़ के उसको रख रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी करना उन चीजों को, कैसे हम क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो इसलिए क्या है, हमें पहले हमारी कैपेबिलिटी देखनी है कि हम कितने मंथ में कितनी यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं एट कितने टाइम में हम हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि होड़ में होड़ चल रही है कि वो बच्चा 6 महीने में कर लिया तो हम भी कर सकते, नहीं। हमें हमारे माइंड की कैपेबिलिटी को देखना है कि हम कितना मंथ में कितना ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बच्चे का 6 महीने में नेट क्रैक हो रहा है या क्लियर हो रहा है तो आप भी 6 मंथ में ही करना चाहोगे, बट ऐसा नहीं है। क्या पता आप भी 6 मंथ में कर लो, क्या पता नहीं भी करो। तो ये चीजें क्या है, मैं नहीं बता सकती, ये आपको पता होगा। आपकी कैपेबिलिटी, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है पहले के, कितने नहीं है, और आप चीजों को पढ़ने के बाद कितना गेन कर पा रहे हो। ये सबसे मेन पॉइंट होता है, गेन करना। गेन हम कितना कर पा रहे हैं, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि पढ़ना तो सब पढ़ते तो सबको ही है, क्योंकि जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो पढ़ने तो सभी ही बैठते हैं, तो पढ़ तो सबको ही रहा है। लेकिन उन चीजों को कितना हम गेन कर पा रहे हैं, कितना इनको हम PYQs में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। पहले जब हम एग्जाम हमारा क्रैक होता था तो हमारा क्या होता था, 4 से 5 यूनिट्स में ही क्या है, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता था। फिर उसके बाद टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग या नेट जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम 7 से 8 यूनिट भी करते थे तो हमारा क्रैक हो जाता था। और इससे 1-2 साल पहले क्या करते थे हम लोग, 8 से 9 या 9 से 10 यूनिट्स भी करते थे तो हमारा क्लियर हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। इस बार आपने देखा होगा एग्जाम पैटर्न बहुत बदल चुका है। पैटर्न मतलब ये नहीं कि एग्जाम सब चीजें बदल गई, लेकिन उनका जो क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका है, किस डेप्थ में वो जा रहे हैं, किस टाइप से वो क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, तो उन सबको अकॉर्डिंग हमें 12 से 13 यूनिट्स टारगेट करना है, मस्ट कंपल्सरी हो गया आपके लिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब क्या है, हमने पढ़ लिया कैसे यूनिट्स हमें टारगेट करना है, वो सब भी देख लिया। अब हमें देखना है रिवीजन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। पहले हम देखते हैं हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल जैसे कि कोई बच्चा चाहता है कि मैं 6 मंथ में हमारा एग्जाम क्रैक कर लूं। अब 6 मंथ में 30 यूनिट्स को टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज आपको भी पता होगा। ऐसे नहीं मैम डरा रहे, नहीं, मैं जो रियलिटी है वो सीनियर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे नहीं कि मैंने अगर क्रैक किया है तो मैंने 6 मंथ में करके सब कुछ कर लिया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि टाइम लगता है हम लोगों को। जैसे कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली कुछ भी नहीं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा चीजों को, उसके बाद मैंने काफी हद तक मैं पहुंची। बट मुझे कुछ यूनिट्स इतनी ऐसी लगती थी बोरिंग टाइप की, या फिर मुझे समझ नहीं आता था। तो ऐसा होता है ना, कुछ टॉपिक हमें समझ नहीं आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, तो मैं उसको छोड़ती गई। तो वही मेरी क्या वीकनेस थी। फिर धीरे धीरे मैंने उन चीजों को भी पढ़ा, चाहे अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, क्योंकि अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें हम सब चीजें पढ़ना कंपल्सरी है। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री हुआ, मॉल बायो हुआ, ये मुझे बहुत अजीब से लगते थे। इनमें कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे अच्छे लगते थे, जैसे DNA हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब चीजें। बट और इसके अलावा जैसे बायो एनर्जेटिक्स हुआ, हमारा pH हुआ, बफर सिस्टम, ये सब चीजें जो मुझे बहुत अजीब लगती थी तो मैं ये टारगेट नहीं करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सब चीजें भी हमें क्या है पढ़नी पड़ेगी। तो वो सब चीजें क्या फिर मैंने पढ़ी। तो ऐसे नहीं कि मेरा 6 महीने में ही हो गया था, मुझे टाइम लगा था 1 से 1.5 साल का। तो आप भी अच्छे से लीजिए, टाइम लीजिए। ऐसे नहीं
कि हमें 6 महीने में करना है कि कोई और कर रहा है तो 6 मंथ में हमें भी करना है, ऐसे नहीं है। आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 6 महीने लीजिए, 12 महीने लीजिए या 1.5 साल लीजिए, बट ऐसे नहीं है कि हम टाइम से टाइम बढ़ा रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं लेकिन हम पढ़ कुछ भी नहीं रहे, ऐसे भी नहीं करना है आपको। जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब 6 मंथ में अगर कुछ आ रहा है कि मुझे 6 मंथ में हमारा एग्जाम टारगेट करना है और हमारे पास कितनी है टोटल 30 यूनिट्स, अब 30 यूनिट्स को हम कैसे डिवाइड करें कि वो 6 मंथ में हमारी कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 यूनिट्स जो है आपको लेके चल। एंड अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं 12 मंथ में या 1 ईयर में अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर लूंगा, 30 मिनट्स को पूरा अच्छे से रीड कर लूंगा, इनके PYQs भी मैं कर लूंगा, तो आपको 1 या फिर 1.5 एक या 1.5 यूनिट आप पर मंथ कर सकते हैं। एंड अगर कोई चाहता है कि मैं 1.5 साल में करूंगा अपना क्रैक एग्जाम, तो भी आपको क्या करना है, यही सेम 30 मिनट्स को क्या करना है, एक से मतलब कि 1 महीने में आपको 1 से 1.5 यूनिट कंप्लीट करनी ही होगी हर हालत में। अब ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के हमने रख दिया, फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर हमने पढ़ के रख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। जो यूनिट्स आप पढ़ रहे हो, टारगेट कर रहे हो 1 मंथ में, जैसे कि हमने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री उठाई एंड सेकंड हमारी है सेल बायो, हमने दोनों उठाई, तो हमें ये पढ़ना भी है। जैसे सेल बायो का कोई टॉपिक है सेल मेमोरी, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना भी है। एंड देन इसके जो PYQs आए हुए हैं ये भी हमें करना है, इम्प्लीमेंट जो है वो भी हमें करना है। ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के रख रहे हैं, गेन कर रहे हैं या फिर गेन भी नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ लिया ठीक है, हमारा 1.5 मिनट हमने कर ली इस मंथ में, अगले मंथ में हम 1.5 मिनट बाकी की टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने कितना याद किया है वो हमें कैसे पता लगेगा, ये चीज भी हमें पता करनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। अब ये मैंने आपको बता दिया कितने मंथ में कितनी यूनिट्स आपको टारगेट करनी चाहिए, आपका जो टाइम टेबल है वो चीज मैंने बता दिया। अब आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रखनी है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ एंड उसके बाद मैं रिवीजन कैसे करूँ कि मुझे जो पढ़ा हुआ है वो याद रहे, लर्न रहे। अब जो आपको रिवीजन करना है, याद किया हुआ आपको मतलब कि आपने जो पढ़ा है वो आपको लर्न रहे, उसके लिए क्या करना है आपको, या तो आप वीकली ले सकते हैं रिवीजन या फिर आप 15 डेज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। और 15 डेज में और वीकली में क्या डिफरेंस है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक यूनिट पढ़ ली है, जैसे कि आपने 8 से 9 टॉपिक क्लियर कर लिए आपके, मतलब पढ़ लिए हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो उनको क्या आप रिवीजन करोगे। फर्स्ट टाइम आप अगर किसी भी चीज का रिवीजन करते हो तो थोड़ा टाइम मांगती है, मे बी आपने 15 दिन का जो पूरा पढ़ा है वो 1.5 दिन ले रहा हूँ या पूरा 2 दिन ले रहा हूँ रिवीजन करने में, 3 दिन भी ले सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो आपको अगर 3 दिन लग रहे हैं तो आप 3 दिन दीजिए, लेकिन उसको पढ़े हुए को पूरे को रिवाइज कीजिए। रिवाइज किए बिना कुछ भी लर्न नहीं रहता है, ये चीज आपको भी पता है। कोई भी इतना वो तो बन के आया ही नहीं है साइंटिस्ट की, हमें जो एक बार पढ़ लिया वो सब चीज हमारे माइंड में सेट हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको रिवीजन करना, प्रॉपर रिवीजन करना बहुत मस्त कंपलसरी है, चीजों को माइंड में सेट करने के लिए, उन चीज कॉन्सेप्ट जो आपने लर्न किए हैं, सीखे हैं, समझे हैं, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप 3 दिन लीजिए आराम से, पूरे 15 डेज में जो पढ़ा है उसको, बट उसको पूरा अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। या फिर आप वीकली भी कर सकते हैं। अब एक वीक में आप 2 से 3 या 3 से 4 टॉपिक्स भी रख सकते हैं, तो आप सैटरडे एंड संडे पूरा क्या है आप रिवीजन में दीजिए अपना, कि मैंने ये पढ़ा है 4-5 दिनों में। अब बाकी के लास्ट के जो वीक के 2 दिन है हमारे, वो हम पूरे टोटली रिवीजन पे देंगे, इसके अलावा हम कोई न्यू टॉपिक टारगेट नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको रखनी है अपना रिवीजन के लिए। उसके बाद क्या है, आपको टॉपिक पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि हमें आया है कि नहीं है, उसके लिए हमें PYQs पे जाना है। PYQs जो है सबसे बेस्ट आपको अपना नॉलेज चेक करने के लिए होता है। मॉक टेस्ट हुआ आपका, टेस्ट सीरीज हुई, वो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि CSIR के जो लेवल है उसको टच करने के लिए ओनली हमारे पास एक जो मेथड है, सबसे सिंपल चीज है, वो है हमारे PYQs। एक PYQs ही है जो हमें हमारे एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है उसे समझने में, उनकी लैंग्वेज को समझने में, सब चीजों को समझने में हमें हेल्प करता है। किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की उनकी लैंग्वेज थी होती है, सब चीजों को हम क्या है हमारे PYQ से ही इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले क्या है, कोई कोई तो बहुत हार्ड पे क्वेश्चन सेट करते हैं, कोई बहुत इजी करते हैं। इजी होते तो हमें आते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हमें सारे क्वेश्चन आते हैं ये वो, और बहुत हार्ड देते हैं तो हम बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ उसके बाद भी। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। आपको अगर
ज्वाइन करनी भी है तो ये एग्जाम के 1 मंथ पहले या 15 से 20 दिन पहले आप ले सकते हैं। लेकिन अभी आपने जो गेन किया है, आपने जो भी चीजें सीखी है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने भी कहीं से कोई टेक्स्ट सीरीज, मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं दिया था, ओनली पीवाईक्यूज ही किए थे और पीवाईक्यूज से ही मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, क्या चीज करनी है, वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। अब हमें देखना है हमारा टाइम टेबल में एक चीज रह गई है आपकी कि आपको पर डे कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। अब कितने आवर्स आप पढ़ोगे, ये चीज आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैम अगर 8 घंटे पढ़ेंगे तो हम भी 8 घंटे ही पढ़े। क्या पता किसी के पास 10 घंटे भी अवेलेबल हो, किसी के पास 5 घंटे ही अवेलेबल है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो डेली रूटीन है, आप उसमें कितने टाइम फ्री रह पाते हो, कितने टाइम नहीं रह पाते हो। क्योंकि फ्री रहना नहीं रहना और कितना आपका शेड्यूल बिजी है, किस टाइप से आप हो। वैसे मेरा ये मानना है कि आप स्टूडेंट हो तो आपके पास 6 से 7 घंटे तो आराम से अवेलेबल रहते हैं कि आप अपनी स्टडी को दे सके। तो आपको पर डे जो स्टडी करनी है 5 to 6 आवर्स आप रख सकते हैं। ये मस्ट कंपल्सरी है आपको आपके एग्जाम को टारगेट करवाने में। अगर इससे कम आप पढ़ोगे तो आपका क्या टाइम आगे से आगे खिसकता जाएगा। अब आप 3 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे में आप कितना कुछ गेन कर पाओगे, कितना पढ़ पाओगे, फिर उसको रिवीजन भी करना है, वीकली पीवाईक्यूज भी देखने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या 5 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है आपसे मेहनत मांगता है, आपका टाइम मांगता है। कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स तो हम बोल रहे हैं वो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो कि हम पूरे बीएससी से लेकर के एमएससी तक उन चीजों को हम पढ़ते हैं और उनका जो लेवल है थोड़ा लो होता है। लेकिन नेट में उन्हीं सब चीजों को जिनको हम 5 साल में क्लियर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पास कर रहे हैं, उन चीजों को हम पूरा 1 साल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या हमें टाइम जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट रहता है हमारे लिए, मतलब बहुत कम पड़ जाता है। उसके लिए क्या है, हमें जो आवर्स है पर डे की जो आवर्स है वो हमें बढ़ाने होंगे। 5 से 6, 6 से 7, 8 तक भी आप रख सकते हो। एक दिन का आधा घंटा एक स्टूडेंट है उसको मिल जाता है आराम से। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपना जो टाइम है उसको कहाँ वेस्ट करते हो, ये चीज आपको भी पता है। आज की जो जनरेशन है वो कहाँ कर रही है, मोस्टली अपने फोन में, मोबाइल में। तो आप मोबाइल को साइड में रखिए, यूज कीजिए मोबाइल को। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, अपना एंटरटेनमेंट भी रखिए, क्योंकि पढ़ाई से इंसान का जो माइंड है वो भी एक जगह स्टिक हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड रहना है, पढ़ना है 4 से 5 घंटे, 6 घंटे तक मान लो आराम से। फिर आराम से अपने डेली रूटीन के जो काम है वो करो, फ्रेंड्स से बातें करो, घूमो फिरो, सब कुछ करो। बट आपको जो आपकी लिमिटेशन है कि हमें इतना पढ़ना है, और पर डे के हिसाब से आप अपने यूनिट्स, सॉरी जो टॉपिक्स है उन्हें टारगेट कीजिए कि आज के दिन में मुझे अपना ये टॉपिक जो है सेल मेमोरी, वो मुझे कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में वो करना है, मतलब करना है। 5 से 6 घंटे जो है काफी हो जाएंगे अगर आप पर डे के हिसाब से पढ़ोगे। बट ऐसे नहीं किसी दिन तो हम पढ़ रहे हैं 10 से 11 आवर्स, बट नेक्स्ट डे क्या है तब भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन क्या हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। आपको जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसे बरकरार रखना है। ऐसे नहीं किसी दिन तो हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, किसी दिन हम पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, किसी को इमरजेंसी अगर कुछ आ जाती है तो वो बात अलग है, बट आपको अपना जो पर डे के हिसाब से अपनी चीजों को लेके चलना है। ऐसे नहीं 10 दिन हमने बहुत सारा पढ़ लिया फिर लास्ट के 5 दिन हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, वीकली या फिर 15 या 20 दिन में आप एक चीट डे रख सकते हैं कि उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारा जो डे है उसे एंजॉय करना है, वो चीज आप रख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ये है जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे इम्प्लाई करें। मतलब जैसे कि हमने पढ़ लिया मैथ है, जो कि मैं पढ़ा भी रही हूँ अभी। ये टॉपिक क्या है, हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। अब इस थ्योरी को हमने पढ़ लिया, अब जो थ्योरी हमने इसको पढ़ा है, अब हमें कैसे पता लगेगा वो चीज हमारे दिमाग में है कि नहीं है। उसके लिए क्या है, हमें स्विच करना है हमारे पीवाईक्यूज पर। स्विच करेंगे तो हमारे जो पढ़ा हुआ जो थ्योरी है, जो भी चीजें है वो क्या है, इम्प्रूव होएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा कुछ भी पढ़ा हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने क्या गेन किया है क्या नहीं किया। उसके लिए क्या है, हमारे जो पीवाईक्यूज है ये बेस्ट है बिल्कुल। ये हेल्प करेंगे हमारी चीजों को या हमारी पढ़ी हुई चीजों को जज करने में, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि यस हमें आता है, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको जो पीवाईक्यूज करना है आप कैसे करेंगे, या तो टॉपिक वाइज करना चाहेंगे आप, या फिर यूनिट वाइज करना चाहेंगे। मेरे माने तो आप जैसे कि आपने टॉपिक कर लिया, जैसे फ्रॉग डेवलपमेंट कर लिया, या सेल बायोलॉजी में जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन पूरा रीड। फिर उसके लिए क्या है, हमें ओनली सेल मेम्ब्रेन की पीवाईक्यूज हमें देखने हैं टॉपिक वाइज
भी आपको क्या है पीवाईक्यू जो है उनकी बुक्स मिलती है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। किसी भी कोई भी बुक आप मांगना चाहेंगे कि हमें पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज हमें बुक दे दीजिए, तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट हुआ, हमारा अमेजोन हुआ, उन सब पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो ओनली सेल मेम्ब्रेन की जो पीवाईक्यूज है आपको इन्हें करना है। तो आप देखेंगे कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगर आप सपोज उसमें 10 क्वेश्चन है पूरे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पीवाईक्यूज में जैसे कि 5 से 10 साल के बीच के होता है, अब उसमें से आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप राइट जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में अगर आप इतने, अगर इससे कम भी करोगे 5 से 6 तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है आप एक दिन में पूरा यूनिट पढ़ के अपना कर रहे हो। अगर एक टॉपिक को आप कर रहे हो, एक टॉपिक के आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम में राइट होने चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड टाइम दोगे आप तो 8 से 9 क्वेश्चंस पूरे करेक्ट होने चाहिए, तो आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर इस तरह का आपका नहीं रहेगा रेशियो, तो आप क्या है अपने टाइम के साथ जो कर रहे हो प्रिपरेशन वो बहुत पीछे चल गई है आपकी। तो इसके लिए क्या है आपको अपने आप को सेल्फ इल्यूमिनेट करने के लिए आपको क्या है पीवाईक्यूज के ऊपर स्विच करना है, और पीवाईक्यूज ही जो है आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि यही इंप्रूव करेंगे आपकी प्रिपरेशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस का भी मैंने बता दिया है। अब हमें ये देखना है कौन सी बुक्स हमें प्रीफर करनी चाहिए। अब बुक्स जो है हमें स्टैंडर्ड जो बुक्स है, अब आपको क्या है किस टाइप की बुक्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर स्विच करना है। स्टैंडर्ड बुक्स आपको कहाँ मिलेगी, ये सब आपको नेट के ऊपर क्या है गूगल आप सर्च करना, आपको वहां आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी। कुछ बुक्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आप अगर सर्च करोगे तो ये क्या है स्टैंडर्ड बुक्स जो है आपको ये पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी कोचिंग को आपने अगर ज्वाइन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल्फ कर रहे हो आप तो स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जाइए और वहां से अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। अगर कोई पीवाईक्यू ऐसा आता है जो बुक में नहीं दिया हुआ है उसके बारे में, तो आप रिसर्च पेपर के ऊपर भी जा सकते हैं। अब ऐसे नहीं रिसर्च पेपर हम, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है एक रिसर्च पेपर को रीड करना, मतलब रिसर्च पेपर को रीड करना मतलब अपना पूरा आधा दिन अपना खर्च करना उस टॉपिक के बारे में पूरा खोजने के लिए। तो आपको क्या करना है जो आप जहां अटके हो जिस चीज के लिए वही सर्च करो और वही वाला रिसर्च पेपर पढ़ो, क्योंकि अपन एक रिसर्च पेपर सर्च करते हैं और सारे के सारे रिसर्च पेपर निकल के आते हैं तो हम सारे के सारे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको रिसर्च पेपर के ऊपर भी जा सकते हैं आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए। एंड स्टैंडर्ड बुक्स आपकी बहुत बेस्ट है, आप उनके ऊपर भी स्विच कर सकते हैं। अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो चीजें भी मैंने बता दिया। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप अपने जिस ट्रैक पे चल रहे हो वहां उस ट्रैक से हमें नहीं उतरना है किसी भी हालत में। हमें एक साल हमने अगर अपने आप को दिया है तो खुद से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। ऐसे नहीं हम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, किसी दूसरे का, नो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है सेल्फ अंदर से आपके अंदर आवाज आनी चाहिए कि यस मुझे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ अपना ये जो एग्जाम में जिस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैंने, मुझे ये हर हालत में क्रैक करना है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं। अगर आप इस प्रिपरेशन करने उतरे हो तो होता सभी का थोड़ी है। जो इस चीज के लिए डेडिकेट रहता है अपना 100% देता है उसी का ही क्या है ये एग्जाम क्रैक होता है। अगर आप हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको पूरा डेडिकेशन के साथ लगना है। किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको डिस्टर्ब करे, मेंटली आपको परेशान करे, स्ट्रेस में है, उन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। मौज मस्ती भी करनी है, ऐसा नहीं है आप इंजॉयमेंट अपना बिल्कुल भूल गए हो, करो उसके लिए कोई मना ही नहीं। बट अपना जो टारगेट है उस टारगेट से पीछे नहीं जाना है, हमें उस टारगेट को फोकस करके चलना है। यस मेरे को आज ये करना है, मैंने ये सोचा था ये तो मुझे आज पूरा करना है। इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटेजी थी। कितनी यूनिट्स आपको टारगेट करनी चाहिए मैंने बता दिया। सिलेबस को आपको कैसे रीड करना है, सिलेबस का पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो मैं आपको यहाँ जो इसका लिंक जो है मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था रिवीजन कैसे करना है, वो सब चीजें मैंने बता दिया। वीकली भी कर सकते हैं आप, डेज भी वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है मंथली भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप की जो कैपेसिटी है वो कैसी है। क्योंकि एक बार आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करोगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। और रिवीजन करने में अगर किसी चीज को 10 घंटे लग रहे हैं, सेकंड टाइम करेंगे 5 घंटे, और लास्ट फिर थर्ड टाइम करेंगे हम तो 2 से 3 घंटे में, फिर और करेंगे तो 1 घंटे में। तो इस तरह से क्या जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है रिविजन करने से, क्योंकि चीजें माइंड में सेट होती जाती है।
फिर हमें टाइम टेबल हमारा कैसे सेट करना है, कितनी यूनिट्स को करने के लिए हमें कितना मंथ चाहिए, सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सबका माइंड जो है अलग अलग काम करता है। ऐसे नहीं मेरा माइंड जैसे चलता था सब आपका भी वैसा ही चले, ऐसा कुछ नहीं है। और किसके पास कितने आवर्स फ्री है, कौन कितना नहीं है, ये चीज मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सबका जो शेड्यूल है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आप किसी टॉपर जो है या यार फर्स्ट लाया है, आप चाहते हो कि मैं भी उसकी उसकी स्ट्रेटेजी है उसे फॉलो करूं, बट आप नहीं कर सकते कि उसके पास क्या टाइम अवेलेबिलिटी थी वो आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि सबका जो रूटीन है वो अलग अलग होता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में नहीं रखना क्योंकि मैं जो उसने किया है वो भी मैं ही करूं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब की जो चीजें हैं सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, एंड हम इम्प्लीमेंट भी करना है जो हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से, कि हमने क्या गेन किया है वो हमें कैसे पता लगेगा। हमारे पीवाईक्यू जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, इनकी बुक्स जो है मार्केट में टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है। अगर आप बुक नहीं लाना चाहते हैं तो CSIR नेट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाइए, आपको पूरे पीवाईक्यूज विद आंसर के मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बट ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप एक बुक ले आएंगे, तो उससे आप अच्छे से उसको बैठ करके कर सकते हैं। एंड हमें कैसे क्या हमें टॉपिक्स रीड करना है, कितने दिन में एक टॉपिक करना है, कैसे पहले पीवाईक्यू करें, टॉपिक वाइज करें या यूनिट वाइज करें, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो सब चीजें मैंने बता दी, कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप अब कौन सी सीरीज चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, तो आप वो सजेशन भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू।